हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भी कहते हैं। तो संविदा है क्या और या कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। कैसा ऑब्लिगेशन? जैसे आइए हम बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज एक होती है प्रोमिसर, एक होती है प्रोमिसी। अब ये प्रोमिसर या प्रोमिसी क्या होती है, इसको देखने से पहले इसको एक नाम से और जानते हैं, जो टर्म आपको बुक्स में मिलेगी, होता है ऑफरर या फिर ऑफरी। ठीक है, ऑफरर या ऑफरी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोमिसर और ऑफरर या फिर प्रोमिसी या ऑफरी में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1872 का ये एक्ट है, और उस समय इंडिया में जो रूल था वो किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। और ये इंग्लिश कॉमन लॉ के द्वारा ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया था। तो प्रोमिसर जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया जाता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो ऑफरर है ये बात करता है कहाँ की? इंग्लिश कॉमन लॉ के बारे में। इंग्लिश कॉमन लॉ में ये ऑफरर टर्म दिया गया है और हमारे इंडिया में प्रोमिसर यूज होता है। तो प्रोमिसर वो पर्सन होता है जो आपको प्रपोजल देता है कि ये अगर आप ये काम करेंगे तो मैं कंसिडरेशन में आपको ये दूंगा। ठीक है। प्रोमिसी वो पर्सन होता है जो आपके प्रपोजल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो अब आई होप आपको प्रोमिसर और प्रोमिसी का मतलब समझ में आ गया होगा, और ऑफरर और ऑफरी भी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो कुछ इलिस्ट्रेशन यहाँ यूज करेंगे हम, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है ऑफरर और क्या है ऑफरी, या क्या है प्रपोजल या क्या है प्रपोजी। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे ए जो है वो अपना सामान बेचना चाहता है बी को। तो ए बोलता है किससे? बी से, कि तुम अपना स्कूटर जो है क्या करो, मुझे 1000 में बेच दो, 1000 रुपए में। तो बी क्या करेगा? यहाँ पे ए जो हो गया वो क्या हो गया? प्रपोजर हो गया, ये प्रपोज कर रहा है। ठीक है। और बी क्या हो जाएगा? प्रोमिसी, ये प्रोमिसी हो जाएगा। अब ये बी के ऊपर डिपेंड करता है, बी या तो इसको एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। अगर बी क्या करता है? इसको एक्सेप्ट करता है, बी क्या करता है? इसको एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एग्रीमेंट। ठीक है। और ये एग्रीमेंट क्या है भाई? ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? तो यस, ये वैलिड होगा। ये किसी भी कानून में मना नहीं किया गया है कि कोई अपना स्कूटर किसी को बेच नहीं सकता है। तो इट मींस ये वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होगा? इन्फोर्सेबल बाय लॉ जब होगा तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको आई होप आप समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा चार्ट ड्रॉ करूंगी, जिससे आप क्या समझ सकेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो दो चीजें, सबसे पहला होगा प्रपोजल, फिर उसका क्या होगा? एक्सेप्टेंस। और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब होगा तो कुछ कंसिडरेशन पे होगा। और ये क्या होगा? अगर ये कंसिडरेशन, अगर एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है तो देखा जाएगा क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर हाँ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। तो
आपको समझ में अब तक आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एब्लिगेशन क्रिएट करता है किसके ऊपर, वैसे पर्सन के ऊपर जो प्रपोजल है या तो प्रपोजी है, जो या तो प्रपोज कर रहा है कि हाँ आपको ये बेचना है, और जिसके प्रति वो प्रपोज कर रहा है कि हाँ वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को कि मुझे ये सामान बेचना है या खरीदना है इतने कंसिडरेशन पे। तो दोनों का क्या क्रिएट होता है, चाहे वो प्रपोजर हो चाहे वो प्रॉमिसी हो, दोनों पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कैसा, सपोज अगर ए कह रहा है कि स्कूटर तुम बेचोगे क्या अपना 1000 में मुझे, और बी कह देता है हाँ मैं बेचूंगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दोनों का ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये बन रहा है कि ए जो है ये 1000 रुपए देगा किसको, बी को, और बी का ऑब्लिगेशन क्या बन रहा है कि ये अपना स्कूटर जो है वो ए को देगा। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब कुछ नोट्स पे चलते हैं। इसके आगे नोट्स क्या है, पहले तो देख लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। किससे किया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका वर्ड मीनिंग है क्या, कॉन्ट्रैक्टस, विच मीन्स टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पे आप काम कीजिए। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेड डाउन ऑफ द लैटिन फ्रेज भी है एक, कौन सा, पैक्टा सुट सर्वेंडा। इसका मतलब है जो आपने एग्रीमेंट किया उसको आप फुलफिल करिए, ठीक है, या पैक्ट मस्ट बी केप्ट, जो आपने पैक्ट किया है उसको आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सर विलियम एंसन जो है वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट व्हाट अ मैन हैज लेड टू एक्सपेक्ट shall come to pass, that what has been promised to him shall be performed। मतलब एक आदमी जो है जिसको हम प्रपोजल ले सकते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हुए प्रोमिसी से क्या करता है, कुछ परफॉर्म करता है, चाहे वो कंसिडरेशन के फॉर्म में हो चाहे वो किसी सर्विस के फॉर्म में हो। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 या 1872 जो है संविधान अधिनियम, ये गवर्न कॉन्ट्रैक्ट लॉ को करता है कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा गवर्न होते हैं। तो द एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया, जैसे मैंने बताया कि जब ये एक्ट पास हुआ 1872 में, तो वहां यहाँ पे किसका शासन था, वो था ब्रिटिश रूल का। तो इंग्लिश कॉमन लॉ के द्वारा पास हुआ था। और ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कहाँ है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और ये पूरी तरह से लागू हुआ कब, 1 सितंबर 1872 को, ठीक है। चलिए दूसरे स्लाइड पे आते हैं। अब इसेंशियल, आपने जान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आज हम बात करते हैं इसके एसेंशियल के बारे में, क्या क्या, एक सेकंड, ठीक है। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल क्या क्या है। सेक्शन 2H में बताया गया है कि द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो बताया गया है कि ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लॉ के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंफ्यूजन आपको अभी क्रिएट हो रहा होगा, जो आगे चल के आपको क्लियर कराया जाएगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अभी तक आपको दोनों सिमिलर लगता होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों चीजें अलग अलग हैं।
अब सेक्शन 2E जो है ये बात करता है किसके डेफिनेशन के बारे में, एग्रीमेंट के डेफिनेशन के बारे में सेक्शन 2E बात करता है। तो आगे चल करके जब हम डिफरेंस इसमें देखेंगे किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में, तो ये सारी चीजें आपको दोबारा से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहां देखिए एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट जो है ये वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक नैरो टर्म है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। कैसे, आगे आपको सारी चीजें और क्लियर होंगी। तो जैसे कि इसेंशियल की बात कर रहे थे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो ये कुछ इसेंशियल्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होंगी, जिससे आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है सेक्शन 10A ऑफ एंड अदर सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड जब होंगे तो ही क्या बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो पहला तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जैसे मैंने बताया कि एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है, कहाँ, इंग्लिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम इंडियन की कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ प्रोमिसर और प्रोमिसी होता है। तो यहाँ प्रोमिसर भी होगा जो क्या करेगा, अपना प्रपोजल रखेगा कि भाई मुझे ये तुम्हारी कार खरीदनी है, तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है, तुम्हारा एसी खरीदना है। ठीक है, और अगर उस बात का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। तो वही बात है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ऑफर फ्रॉम वन पार्टी, एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो जो पार्टी ऑफर करेगी उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, ऑफरर या फिर प्रॉमिसर। ठीक है, और जो इसको एक्सेप्ट करती है, जो उसको एक्सेप्ट करती है उसको हम लोग ऑफरी बोलते हैं, जिसको ऑफर किया होता है, या तो हम लोग प्रोमिसी कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारे अपने जनरल लाइफ में बहुत सारे प्रोमिसेस करते हो। जैसे अगर आप को फर्स्ट आना है, आप बोलते हो अपने फादर से या मदर से कि मुझे अगर मैं सेमेस्टर में फर्स्ट आ गया या क्लास में टॉप कर गया तो मुझे बाईसाइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। तो पापा आपके या मदर फादर आपके कहते हैं कि ठीक है मैं दूंगा या दूंगी। क्या ये क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन हुआ? अगर वो नहीं देते हैं, लेट सपोज वो आपको नहीं देते हैं, तो क्या आप उन पे केस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वहां क्या है, उनका इंटेंशन नहीं था कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल ऑब्लिगेशन आपका फुलफिल हो। ठीक, नेक्स्ट है कि देयर आर सम कंसिडरेशन। अब अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए। भाई आप किसी से सामान अगर खरीद रहे हो या किसी को अपना सामान बेच रहे हो तो फ्री में तो आप बेचोगे नहीं। ठीक है, फ्री में बेचोगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसको कंसिडरेशन एज अ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, ये तो प्राइस में होना चाहिए वो चीज, या तो आप उसको सर्विस कर दो। जैसे कंसिडरेशन प्राइस, जैसे कि ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारा स्कूटर खरीदना चाहता हूँ 1000 रुपए में, तो यहाँ 1000 जो रुपए है वो क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा लेकिन तुम मेरे घर का काम इसके एवज में कर दो, तो ये भी क्या है, कंसिडरेशन ही है। ये क्या है, सर्विस ही है। ठीक है, तो ये भी कंसिडरेशन पार्ट जो है वो फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, द पार्टीज आर कंटेम्प्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट करने आता है उसको कॉम्पिटेंसी की उसको जरूरत पड़ती है। कैसी कॉम्पिटेंसी भाई, कि वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में अकॉर्डिंग 18 इयर्स का कोई बंदा अगर है तो वो क्या है, मेजर है। क्या है वो, मेजर है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट कब है, जब वो माइनर नहीं है। कॉम्पिटेंट तब है जब वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, उसको किसी लॉ द्वारा मना नहीं किया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
एलियन एनिमी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकता, या फिर वो कन्विक्टेड है तो भी वो क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कुछ इसेंशियल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या फॉर्म करने के लिए, कंसिडरेशन फॉर्म करने के लिए। कैसा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट बात करता है देयर फ्री कंसर्न, मतलब जो उसकी सहमति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। मतलब नॉट कॉज्ड बाय कोहर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के द्वारा उसका जो कंसेंट है, उसकी जो सहमति है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई उसके सर पे बंदूक लगा के, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करा लेता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशन में देख लेते हैं हम लोग। मास्टर जो मास्टर है वो कहता है कि तुम मेरा ये काम कर दो, या फिर तुम अपनी साइकिल जो है वो 500 रुपए में मुझे बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने नौकरी से निकाल दूंगा, या मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। तो ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब बेचारा नौकर क्या करेगा, उसको उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो साइकिल उसी कंसिडरेशन पे बेचे जिसपे उसका मालिक कह रहा है। फ्रॉड के द्वारा अगर कंसेंट लिया गया है तो ठीक है, छल करके, मिसरिप्रेजेंट करके, दिखाना कुछ और चीज पे कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, कंसिडरेशन कुछ और था या फैक्ट कुछ और था, करवा लिया किसी और फैक्ट पे कंसेंट ले लिया उसका, तो वो भी क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या फिर कुछ गलती से, मिस्टेक से कोई चीजें हो गई तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं काउंट होंगी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट 6 पॉइंट जो कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल दैट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और फ्रॉडुलेंट एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई ऐसा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर है जो क्या है, लॉफुल नहीं है, या फिर उसको कानून में, जो भी इंडिया का कानून है उसके द्वारा मना किया गया है कि इस पे जो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या ये इलीगल चीजें हैं, तो उस पे क्या नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जो फॉरबिडन बाय लॉ है या पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट करता है या फ्रॉडुलेंट इन नेचर है, तो उस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट कहता है द एग्रीमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड declared to be must not be expressed declared to be void। ठीक है, मतलब जो एग्रीमेंट है या जो सारी चीजें हैं वो लॉ के द्वारा जो है वो एक्सप्रेस्ड नहीं होनी चाहिए कि वो वॉइड है। अगर लॉ ही कह देता है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर इस मैटर पे आप करेंगे, इस सब्जेक्ट मैटर पे, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा, तो उस पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, ये सारी चीजें, जैसे आप किसी को शादी के लिए ये मना नहीं कर सकते कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुमको शादी नहीं करना पड़ेगा, या तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम आगे कभी भी शादी नहीं करोगे, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या कहता है, ये कहता है कि तुम मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट करो, इस पे राजी हो कि तुम कभी भी फ्यूचर में क्या नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे या किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन नहीं करोगे। तो ये क्या है, रेस्ट्रेंट कर रहा है, बाधा डाल रहा है किसमें, ट्रेड में, तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शंस है जो आगे फर्दर क्लासेस में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, सट्टेबाजी पे भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टन। कह रहा है कि जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो सर्टन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका मीनिंग जो है वो सर्टन होना चाहिए, चाहे वो कंसिडरेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग हो। लेट्स सपोज ए क्या कहता है बी से कि तुम मुझे क्या दे दो, 100 लीटर ऑफ ऑयल मुझे दे दो। ठीक है, तो 100 लीटर्स ऑफ ऑयल की बात तो हुई है, ठीक है, लेने के लिए, लेकिन कैसा ऑयल ये डिफाइन नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें क्या है, सर्टिनिटी नहीं है, अनसर्टेन है। ऑयल तो कई तरह का होता है ना भाई,
ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और भी बहुत तरह के ऑयल हो गए। तो जब तक ये क्लियर नहीं कीजिएगा आपकी एक्चुअल में आप कॉन्ट्रैक्ट करना किससे चाहते हो, किस पे, तब तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। अब ये देखिए, अब कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर जो सूरज है या सूर्य है वो पश्चिम से निकले। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? इम्पॉसिबल एक्ट है ना ये कभी हो ही नहीं सकता, और जब नहीं हो सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, इट मीन्स ये वॉइड होगा। आई होप जो भी मैं अपना आपको लेक्चर समझा रही हूँ, जो भी टॉपिक आपको समझा रही हूँ, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही होगी। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। और अगेन, अगर ये आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करके उस पर जो भी आप नोट्स चाहें या फिर सिलेबस चाहे किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लीगल फॉर्मेलिटीज की। भाई अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस पर लीगल फॉर्मेलिटीज भी तो चाहिए, नहीं तो वो एनफोर्सेबल कैसे आप करवाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। जैसे आप शॉप पे कोई सामान खरीदने जाते हो तो क्या करते हो, उस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। वो कैसे है? क्योंकि ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। आप जाते हो, कहते हो कि मुझे 10 कुंटल चावल दे दो, ठीक है, जो भी चावल आपको लेना है, और बदले में आप उसको क्या देते हो, वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, 10 कुंटल आपको चावल देता है। तो यहाँ पे आप जो हो गए वो ऑफरर हो गए या प्रपोजर हो गए, और वो एक्सेप्ट करके आपको वो सामान दिया, तो वो क्या हो गया, वो ऑफरी हो गया या फिर वो प्रॉमिसी हो गया। ठीक है, और कंसिडरेशन जो भी 5,000 10,000 रुपए आप दिए उसको, तो क्या ये, और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, क्या ये कहीं से इलीगल है क्या कि गेहूं बेचना या चावल बेचना इलीगल है? नहीं, इलीगल है ना। लेकिन हाँ, अगर इसके जगह पे अफीम होता और उसकी खरीद बिक्री आप करते तो वो क्या होता, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप चावल खरीद रहे हो तो क्या है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो भी आपने देखा वो क्या देखा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा। तो इट मींस आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, आप जो शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बहुत सारी अदर वेबसाइट से, तो वहां भी क्या कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी होते हैं। ठीक है, तो but in certain special cases the contract lays down that the agreement to be valid must be in writing or in registered। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं रिक्वायरमेंट कहीं कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि जो भी आप बोल रहे हो या कर रहे हो वो सारी चीजें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, आपका राइटिंग में भी ये चीज हो सकता है। अब यहाँ एग्रीमेंट टू मेक अ गिफ्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अब यहाँ देखिए सेक्शन 25 क्या कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर गिफ्ट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो गिफ्ट देने का, तो ये राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दे दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनी अदर लॉ में ऑल्सो रिक्वायर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी इन राइटिंग और टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस और टू बी रजिस्टर्ड। और जहां पे ये किसी कानून के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा बोला जाता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, पहले तो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा जो है वो विटनेस की प्रेजेंट में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ऐसा कोई लॉ या फिर इंस्टीट्यूट अगर कुछ बोलता है तो ये सारी तीनों चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे सालमेंट के द्वारा कुछ बोला गया है, जो जूरिस्ट है, क्या बोला गया है, The law of contract is not a whole law of agreement, nor it is a whole law of obligation. It is the law of those agreement which create obligation and those obligation which have their source in agreements. ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है आपका, ठीक है ना, एग्रीमेंट से, सिर्फ उसी के लिए आप
क्या कर सकते हो, इन्फोर्स कराने के लिए जा सकते हो, अदर सारी बातों के लिए आप इन्फोर्सिबिलिटी नहीं लागू करवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि दस ओनली दोज एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है ना, मैंने बताया जैसे कि मदर और फादर वाला आपके गिफ्ट देने का बताया, तो वहां पे इंटेंशन टू लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने जाते हो तो सबसे पहले देखा जाता है जो चीज, तो ये देखा जाता है कि आपका वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन था कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है however all legal obligation are not contract, only those legal obligation that arise out of agreement constitute a contract, the following legal obligation are not contract as they do not arise out of agreement। अब यहाँ देखिए जो सारे इसेंशियल्स आपने देखे, ठीक है, अगर वो फॉलो हो रहा है तो वो क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ भी ऑब्लिगेशंस ऐसे होते हैं जो क्या नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्टेंट फॉर्म नहीं करते, जैसे सिविल लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कर देते हो आप तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट नहीं करेंगे, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना, और नेक्स्ट है रिकॉग्निजेंस, और नेक्स्ट है स्टेटस ऑब्लिगेशन, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट इसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लेट्स सपोज हस्बैंड एंड वाइफ का ही ले लें, तो हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हस्बैंड कहता है वाइफ को कि तुम अगर यहाँ जाओगी तो मैं तुम्हें एक डायमंड की रिंग दूंगा, वाइफ वहां गई और हस्बैंड ने फिर क्या कर दिया, उसको फुलफिल नहीं किया, उसको जो भी उसने प्रॉमिस किया था, तो क्या वाइफ यहाँ पे एलिजिबल है कि उसको जाके उस पर केस ठोक दे? नहीं करेगी वो। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं था, हस्बैंड का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था। किसका? हस्बैंड का। इसीलिए यहाँ पे जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है।